हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा और फिर आगे चलूंगा। आपके पास फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ाने का ऑप्शन होता है, मगर उसको मत यूज किया कीजिए। भले थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स कोर्स में रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। इसीलिए आपको आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में देखने को ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्टली ही हमारे न्यू सिलेबस का पार्ट बना है। तो अभी इस पर क्वेश्चंस धीरे धीरे ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे और हम इसमें ऐड करेंगे। फिर सर, आप कौन से क्वेश्चंस ला के प्रैक्टिस करवा रहे हो? क्योंकि ये जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कोई बुक नहीं है, ये हमारा मटेरियल है। क्योंकि मैंने बुक्स में देखा कि बुक्स ने सिलेक्टिवली 4 5 6 तरह के क्वेश्चंस जो थे वो कलेक्ट करके करवा दिए, ड्यूटी खत्म हो गई। हमारे यहाँ पर कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रिंसिपल भी हैं वो शायद कॉलेज के, तुलसियान सर। जल्दी रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है हो भी गए हों। वो जब पेपर बनाते हैं तो उनको पता रहता है कि ये एडजस्टमेंट ना बुक्स ने कवर नहीं कर रखी। बुक वाला कहता है कि यार गगन ज्यादा टफ बनाऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ते ज्यादा है नहीं, मैं टफ क्वेश्चन लिखूंगा तो भाग जाएंगे। और तुलसियान सर वही क्वेश्चंस को पकड़ के एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब सर, हर बार क्या पेपर तुलसियान सर बनाते हैं? नहीं, कभी कभी बना देते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स बुक्स ने कवर नहीं की थी, तो मैंने आपके लिए असाइनमेंट बना दिया। ये असाइनमेंट मैं अपनी वेबसाइट पर लोड कर दूंगा, ठीक है? वहां से आपको मिल जाएगा। और वो जो एडजस्टमेंट्स हैं जो बुक्स ने कवर नहीं की हैं, उन्हें लगता है कि बच्चों के लिए अगर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, वो मैंने लास्ट की क्लास के लिए रख लिया। यानी पहले मैं आपको वही कॉमन टॉपिक्स करवाऊंगा जो हर बुक करवा रही होगी, हर टीचर करवा रहा होगा। फिर लास्ट में जाते जाते मैं उस कैटेगरी में एंटर कर जाऊंगा कि जहां पर अगर आपका पेपर तुलसियान सर या कोई और ऐसा प्रोफेसर बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर वैरायटी कवर होगी, ठीक है? अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को है ना, कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत जल्दी रहती है, तो जल्दी में मत रहिए, आराम से पढ़िए। और मतलब उन्हें लगता है कि सर लेक्चर को 20 25 मिनट में ख़त्म कर दिया कीजिए। अरे भाई, क्वेश्चन 20 25 मिनट में ख़त्म नहीं हो पाता, हमें 45 मिनट्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो पेशेंस के साथ पढ़िए। ये कोई लर्निंग है, मजाक नहीं है कि 15 15 20 20 मिनट के एपिसोड बनाने हैं। ये चैप्टर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बेटे रियली में आपको दिक्कत में डाल सकता है। ये ब्रांच से भी ज्यादा हैवी चैप्टर है। कहने को छोटा है, लेकिन इसमें बहुत एडजस्टमेंट है। इसलिए आराम से सॉरी। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो सर ये तो बताइए कि आखिरकार डिपार्टमेंट होता क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग समझना बहुत ही आसान है, और इसकी डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे तो भगवान जाने क्या क्या डेफिनेशन गूगल दिखा रहा है। आप अगर कहीं पर किसी बिजनेस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बिजनेसमैन अपने पास कई डिफरेंट वैरायटीज के आइटम्स को सेल कर रहा होता है। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप हल्दीराम में गए। अब हल्दीराम में उनके पास ना रेस्टोरेंट सर्विस भी वो देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, वो स्वीट्स भी सेल कर रहे होते हैं, वो नमकीन भी सेल कर रहे हैं। तो अगर हल्दीराम एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही जगह के अंदर, एक ही प्रीमिसेस के अंदर लोगों को खाना खिला रहे हैं, फूड एंड रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग सर्विस दे रहे हैं, स्वीट्स भी सेल कर रहे हैं, नमकीन भी सेल कर रहे हैं, रेडीमेड पैकेज्ड फूड्स भी दे रहे हैं, उनके रेडी टू ईट पैकेट्स आते हैं। तो ऐसे में अगर हल्दीराम ये जानना चाहेगा कि मेरे बिजनेस की अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहूं कि वो कैसी है, तो उन्हें अपने बिजनेस को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना होगा। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के स्मॉलर पार्ट्स बनाइए और उसकी अकाउंटिंग कीजिए।
तो हल्दीराम ये जानना चाहते हैं कि भाई उन्हें रेस्टोरेंट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें स्वीट्स में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नमकीन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर उन्हें जो रेडीमेड वो आइटम सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मिलेगा ओवरऑल प्रॉफिट। ऐसे में उनके बिजनेस का अगर कोई डिवीजन लॉस कर रहा हो तो उनको पता नहीं चल पाएगा। सर क्या ये प्रॉब्लम केवल हल्दीराम के साथ में है? ये प्रॉब्लम बाकियों के साथ भी है। आप मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं वो लैपटॉप सेल कर रहे हैं, वो मोबाइल सेल कर रहे हैं, वो एसी इलेक्ट्रिकल्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई शोरूम है जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल सेल कर रहा है, उसके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यार मैं इतनी आइटम सेल करता हूं, मेरी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी कहीं लॉस तो नहीं कर रही। तो उसे क्या करना होगा, अपने बिजनेस के स्मॉलर पार्ट्स बनाने होंगे और उसे स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन सा पार्ट प्रॉफिट में है और कौन सा पार्ट लॉस में है। तो डिपार्टमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि आपका एक ही प्रीमिसेस है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में डील कर रहे हैं, तो आप उनके स्मॉलर पार्ट्स बना दीजिए सो दैट आप उसका पार्ट वाइज प्रॉफिट निकाल सकें। इससे पहले सर हमने एक बहुत प्यारा सा चैप्टर किया था ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग कहता है गगन जो बिजनेस आप एक जगह पर कर रहे हैं वही बिजनेस आप दूसरी जगह पर जब चलाते हैं तो हम उसे ब्रांच बोलते हैं। यानी ब्रांच कहती है कि जगह अलग होगी, बिजनेस सेम होगा। मतलब हल्दीराम, अगर एक हल्दीराम की ब्रांच कमला नगर में है और दूसरी हल्दीराम की ब्रांच अगर मॉडल टाउन में है तो बिजनेस सेम है, लोकेशन डिफरेंट है, उसको ब्रांच बोलते हैं। डिपार्टमेंट बोलते हैं जब लोकेशन एक ही होती है लेकिन उसके बिजनेस के अलग अलग स्मॉलर पार्ट कर दिए जाते हैं, तो उसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो बोलेंगे यार ये हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये हमारा पेडिएट्रिक सेक्शन है, मतलब अलग अलग बांटे हुए होते हैं। इसी तरह से आप कॉलेजेस में भी देखते हैं कि यार सर ये हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा साइंस डिपार्टमेंट है। तो ये हर जगह होता है। डिपार्टमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, आप किसी एक बिजनेस को स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उसकी सेक्शन वाइज अकाउंटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी निकालने लगते हैं। सर हमें एग्जाम के अंदर डिपार्टमेंट की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, तो मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। सर आपने ब्रांच का भी मतलब बता दिया, हमने पूरा ब्रांच का चैप्टर भी पढ़ लिया। जब डिपार्टमेंट को पढ़ेंगे तो हम ब्रांच और डिपार्टमेंट के डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। स्क्रीन पर आपको जो नोट्स दिख रहे हैं ये मुझे पढ़ाते हुए थोड़ा सा जनरेट भी करने पड़ेंगे, तो हो सकता है फाइनली जब ये आपके हाथ में आए तो थोड़ा सा इसमें 19-20 आपको बदलाव देखने को मिले, बट मेजर आइटम यही रहने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अभी नहीं बनाया है, हो सकता है कि आपके पास जब ये पहुंचे तो हम इसको भी टाइप कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कहीं पूछा नहीं है तो इसलिए मैंने इसको जल्दबाजी में अभी नहीं बनाया। सर अगर हमने बिजनेस को स्मॉलर पार्ट्स में बना दिया तो इस चैप्टर में अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ गया, हमें क्यों पढ़ाया जाएगा या हमें क्या पढ़ना होगा। तो बेटे देखिए, जब आपने बिजनेस के स्मॉलर पार्ट्स बनाए तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, आपके स्मॉलर पार्ट्स के फाइनल अकाउंट्स आपको सिखाएंगे। फाइनल अकाउंट समझते हो ना, सबसे बढ़िया, सबसे जो आपका फेवरेट चैप्टर होता है उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहता है गगन क्योंकि तुमने बिजनेस के स्मॉलर पार्ट बनाए हैं इसलिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट को भी पार्ट वाइज बनाओ, अपने P&L अकाउंट को भी पार्ट वाइज बनाओ। इसका मतलब क्वेश्चन आपको बताएगा कि हमारे बिजनेस के कितने डिविजन्स हैं और आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवीजन वाइज बनाना होगा। सर तो इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई फॉर्मेट चेंज हो तो कठिनाई जो होती है उसकी बात बाद में करेंगे, बट मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूं कि फॉर्मेट वही है जो आप पहले से जानते हैं। वही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, वही P&L अकाउंट बनेगा, बस उसमें कॉलम बन जाएंगे। जैसे आप 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक पढ़ते थे बचपन में, वैसे ही कॉलम बन जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉलम बन जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि ट्रेडिंग P&L वही है, 3 डिपार्टमेंट है A, B और C। बुक वाले कहते हैं गगन हम तो ABC के साथ में एक टोटल का कॉलम और बनाएंगे। तो बुक की क्या बात है, हमें तो एग्जाम के अंदर टाइम बाउंड काम करना पड़ता है,
तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टोटल का भी कॉलम बनाओ, लेकिन कस्टमरी होता है, आपको बुक्स में कई बार देखने को मिल जाएगा कि अगर दो ब्रांच हैं, दो डिपार्टमेंट हैं ए बी, तो ए बी और एक टोटल का कॉलम बना हुआ होगा। तीन डिपार्टमेंट है ए बी सी, तो चार कॉलम बने होंगे, एक ए बी सी का इंडिविजुअल और एक टोटल का कॉमन। आप ये देखेंगे कि पढ़ाते हुए मैं वो कॉमन वाला सेक्शन नहीं बनाऊंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में हमने क्या करना है? तो बेटे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली हमने ये बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और इसके साथ साथ एक नया अकाउंट और बना करेगा, जल्दी मैं आपको सिखाऊंगा, उसको हम बोलते हैं जनरल P&L अकाउंट। ये देखिए, ये अब आपको डिपार्टमेंट अकाउंट में एक मैं नया सिखाऊंगा, और ये हमेशा नहीं बनेगा, कब कब बनेगा, क्यों बनेगा, ये आपको बताऊंगा। सर आपने बैलेंस शीट की बात नहीं की। बेटे बैलेंस शीट कभी हम डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाते, वो हमेशा टोटल बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, उसमें कोई चीज नहीं है। इसलिए आपको फाइनल अकाउंट में सीखना है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक जनरल P&L अकाउंट भी बनेगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें जनरल P&L नहीं बनेगा, और फिर बनेगा, तो आपको लॉजिक भी समझ में आएगा कब बनता है कब नहीं बनता। अब सर दूसरे सवाल की बात करते हैं कि चलो ट्रेडिंग P&L तो वैसा ही है, क्या इसको बनाने में कोई कठिनाई है? तो कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैंने चैप्टर के पहले ही आपको बताया था। पहली कठिनाई यह है कि हमारे बिजनेस में हम प्रॉफिट तो डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे कई बार डिपार्टमेंट वाइज नहीं होते। हमारे खर्चे ना कई बार कंसोलिडेटेड हो जाते हैं, एक कॉमन अमाउंट के हो जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक तो आपको बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने लिखा है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सेम जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनाते हो वैसे बनेगा, केवल हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग कॉलम बना लेना। टोटल कॉलम बनाने का सुझाव मैं नहीं देता। यानी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमारे खर्चे क्या होंगे? कॉमन खर्चे होंगे। जैसे कि हमारा अगर हल्दीराम ने एक प्रीमिसिस किराए पे लिया हुआ है, तो मकान मालिक को तो वो किराया एक ही देता है। अब वो उसमें अपने डिपार्टमेंट क्या क्या चला रहा है वो उसकी मर्जी है, तो वो रेंट कॉमन दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वाले आके हर एक सेक्शन का अलग अलग मीटर तो नहीं लगाएंगे, वो तो एक ही मीटर लगाएंगे, और जो बिजली का बिल आएगा हल्दीराम को पकड़ा देंगे, लो जी ये आपका बिल बनता है। तो ऐसे में हम उन्हें डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसे बांटेंगे? तो कॉमन खर्चा जब डिपार्टमेंट में बांटा जाता है तो हम उसे बोलते हैं अपोर्शनमेंट। लोग कई बार इस अपोर्शनमेंट की जगह गलती से एक टर्म यूज कर देते हैं, एलोकेशन। एलोकेशन का तो मतलब है पहले से ही अलग अलग करके दे रखे हैं। अगर कॉमन है तो उनका डिवीजन करेंगे, और उनके डिवीजन करने को रियल जो सही टर्म है वो है अपोर्शनमेंट। तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपके कॉमन खर्चे तो उनका अपोर्शनमेंट कैसे किया जाए। सर क्या अपोर्शनमेंट करना बहुत खतरनाक काम होगा, हमें दिक्कत होगी? आंसर इज नो, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जी यहां पर हम आपको बताते हैं, पढ़िए आराम से, क्वेश्चन से ज्यादा पहले अपने माइंड को सेट कीजिए, उसमें पिक्चर बनने दीजिए। जब आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपको दिक्कत केवल एक ही बात आएगी, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। अब मैंने बता दिया एलोकेशन गलत टर्म है, लेकिन बुक्स कई बार एलोकेशन भी यूज कर देंगी, तो हम उसे कॉमन लेके चलेंगे। विच इज डन ऑन सम लॉजिकल बेसिस। तो अब खर्चे अगर कॉमन है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, ये कॉमन खर्चे हैं, तो सर इनका डिवीजन डिपार्टमेंट वाइज कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग कहते हैं गगन कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कुछ लॉजिकल बेसिस होते हैं, उन लॉजिकल बेसिस को लगा के आप डिवाइड कर देना। अब ये लॉजिकल बेसिस एक बार समझने के हैं, इस पर ज्यादा टेंशन मत लेना, ये समझने के हैं, एक बार समझेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, और दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूं। आइए,
मान लीजिए आपका कैरिज इनवर्ड का खर्चा दिया हुआ है कॉमन, तो आप इसे डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करेंगे? तो कैरिज इनवर्ड कब लगता है? कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उस पर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। तो आपने परचेज किया, उसके लिए आपने कैरिज इनवर्ड दिया, तो देखो किस डिपार्टमेंट में कितनी परचेज हुई है, जितनी परचेज हुई है उसके बेसिस पर उसको डिवाइड कर दो। तो बोलो कैरिज इनवर्ड आपको नहीं लगता परचेजेस की वैल्यू के बेसिस पर एलोकेट होना चाहिए? क्योंकि भाई परचेजेस पर ही तो ये ट्रांसपोर्ट खर्चे हुए थे। ठीक है सर, हमें तो लगता नहीं, हम तो आपको पता है पढ़ते लिखते हैं नहीं, जो आप बोलोगे रट लेंगे, रटने में हम माहिर हैं। अच्छा जी, अब लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अगर आपका कोई लेबर का वेलफेयर का खर्चा दिया हुआ है तो आप उसे एम्प्लॉयज की रेशो में बांट दीजिए। क्या सर सभी लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज के नंबर में बढ़ते हैं? नहीं बेटे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमाउंट ऑफ वेजेस या अमाउंट ऑफ सैलरीज के अकॉर्डिंगली भी बढ़ते हैं। मगर हम अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि 2-3 सेमेस्टर के बाद जब आप सेमेस्टर 4 में आएंगे तो वहाँ एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर अपोर्शनमेंट के लिए बहुत डिटेल में बातें कही हुई हैं। अगर आप कहोगे तो आपको संतुष्ट करने के लिए मैं कॉस्टिंग का पूरा टेबल आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करने वाला। तो सर एक कॉमन बात होगी, लेबर की बात हो रही है तो भाई दो ही बातें हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो हमने कहा ज़्यादातर खर्चे जो डिपार्टमेंट में आएंगे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से बांटने में आप सुखी रहेंगे। अब सर एडवर्टीजमेंट, हल्दीराम ने एक कॉमन एडवर्टीजमेंट की है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने कॉमन एडवर्टीजमेंट की है, तो फिर ये जो एडवर्टीजमेंट हमने की है इसको हम डिविजन्स में कैसे बांटें? तो एडवर्टीजमेंट से जनरेट होती है सेल्स, तो इसको सेल्स की रेशो में बांट दीजिए। सर कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड लगता है परचेज पर और कैरिज आउटवर्ड लगता है सेल्स पर। तो इसके लिए सही आधार क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट पर भी आपने सेल्स की रेशियो लगाने को कहा, कैरिज आउटवर्ड पर भी आपने सेल्स की रेशियो लगाने को कहा, तो बेटे वो बेसिस एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए उस खर्चे का रिलेशन किस आइटम के साथ है, उसने कौन सा रेवेन्यू जनरेट किया, कौन सा बेनिफिट जनरेट किया, और उस बेनिफिट की रेशियो में बांट दीजिए। अब देखिए एडवर्टीजमेंट भी सेल्स से जुड़ी हुई है, कैरिज आउटवर्ड भी सेल्स से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली आप डिस्काउंट स्कीम लगाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, आपके बैड डेट्स होते हैं क्योंकि आप क्रेडिट सेल्स कर देते हो, आप सेल्स पे कुछ कमीशन दे रहे हो, या कोई भी सेल्स से जुड़ा हुआ खर्चा अगर आपको लगता हो तो उसकी डिवीजन का बेसिस क्या होगा? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ओ ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। सर हम रेंट देते हैं तो रेंट किस बात का देते हैं? जितना स्पेस यूज करते हैं, तो स्पेस की रेशो में इसको डिवाइड कीजिए। रेट्स एंड टैक्सेस, ये गवर्नमेंट हमसे ना स्पेस यूज करने के टैक्सेस लेती है जिसका नाम होता है रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये भी फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। तो बेटे रेंट भी स्पेस से जुड़ा हुआ है और स्पेस के लिए टर्म होती है फ्लोर एरिया, रेट्स एंड टैक्सेस भी फ्लोर एरिया से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बच्चा रेंट को फ्लोर एरिया में डिवाइड कर देगा, रेट्स एंड टैक्सेस भी फ्लोर एरिया में डिवाइड कर देगा। अब बात आई सर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो यहां पर भी अकाउंटिंग सेम लॉजिक लगाती है कि गगन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो स्पेस से ही बनी है, तो जिसने ज्यादा स्पेस लिया हुआ है उसे बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी ज्यादा पे करनी चाहिए, तो यहां पर भी फ्लोर एरिया इसके लिए होता है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो आप ऑक्यूपाइड से चिंता ना करें, रेंट हो, रेट्स एंड टैक्सेस हो, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा बिल्डिंग से जुड़ा हुआ हो तो वो फ्लोर एरिया की रेशो में डिवाइड कर देना। कोई भी का मतलब अगर मेरी लिस्ट में नहीं है, आप कहो सर हमें तो डर लग रहा है ये आपकी लिस्ट में नहीं है, तो कैसे करना है? सिंपल है, लॉजिक है। अब आ गया सर हीटिंग एंड लाइटनिंग। अब आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो बहुत रोशनी होती है, तो वो कह रहे गगन हीटिंग एंड लाइटनिंग का खर्चा पहले तो देखो क्या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, कौन कितने लाइट पॉइंट्स यूज कर रहा है।
अक्सर जगहों पर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए होते। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स स्पेसिफिक तरीका है हीटिंग एंड लाइटनिंग को एपोर्शन करने का। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स ना दिए हो तो अकाउंटिंग कहती है गगन फिर हम जनरल रूल से चलेंगे कि जिसके पास ज्यादा बड़ा एरिया होगा उसके वहां पर रोशनी का ज्यादा खर्चा लगा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हीटिंग एंड लाइटनिंग क्यों? बेटे आप मान लो एयर कंडीशनिंग समझ लो। एयर कंडीशनिंग का भी लॉजिक क्या होगा? जहां एरिया ज्यादा बड़ा होगा वहां एयर कंडीशनिंग का खर्चा ज्यादा आया होगा। ऐसी हीटिंग एंड लाइटनिंग या एयर कंडीशनिंग एक ही बात है। इनको हम पहले नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिए नहीं होते तो हम फ्लोर एरिया में डिवाइड करते हैं। यानी जहां पर मैं एक से ज्यादा आपको बेसिस बता रहा हूं वहां पर आपने सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले पहला वाला अगर अवेलेबल है तो वो लगाओ, नहीं है तो दूसरा वाला लगाओ। अब सर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन किसका है? अगर ये बिल्डिंग का है तो फ्लोर एरिया के हिसाब से करना। नहीं सर ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का है तो मशीन वैल्यू के अकॉर्डिंग करना, किस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन वैल्यू है। सर रिपेयर्स है, अब मैं पूछूंगा रिपेयर किसकी है? बिल्डिंग की है, तो सर फ्लोर एरिया में करना। अगर आप कहोगे नहीं सर रिपेयर मशीनरी की है तो वैल्यू ऑफ मशीन पे बेसिस पे करना। इंश्योरेंस ऑफ मशीन यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन। मशीन से जुड़े हुए खर्चे जिस डिपार्टमेंट में जितनी मशीनरी यूज होती है उस रेशियो में डिवाइड करना। अब ये इलेक्ट्रिक पावर है तो पावर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होती है, इसलिए आपको ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। तो इसके लिए हॉर्स पावर और नंबर ऑफ ऑर्स आर्स दोनों का मल्टीप्लाइड फिगर को यूज करना पड़ता है। सर अगर कोई और खर्चा आ जाए जो आपकी लिस्ट में ना हो तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाना कि इससे किस डिपार्टमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। उस बेनिफिट की रेशो में आप डिवाइड कर देना। अब सर क्वेश्चन से ज्यादा पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्या कह रही है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग ये कह रही है कि गगन तुम्हें ट्रेडिंग और P&L कॉलम वाइज या डिपार्टमेंट वाइज प्रिपेयर करने हैं। बोलो हाँ या ना। अपने माइंड को रिकॉल करो, इसमें करना क्या है। हमें फॉर्मेट पता है, कॉलम वाइज बनाने हैं। मैंने पूछा तो प्रॉब्लम क्या है, तो आप कहोगे सर प्रॉब्लम बस छोटी सी है कि कुछ हमारे खर्चे एक्सपेंसेस क्वेश्चन बताएगा जो कि कॉमन है। जो कॉमन होंगे उनका हम डिवीजन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड। तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि सर मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा बेनिफिट रिसीव किया, कौन सी रेशियो लगाऊं, पता लग जाएगा। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सर ये बताओ क्या हम सारे कॉमन खर्चों का डिवीजन पता लगा लेंगे? मैंने कहा हाँ पता लगा लेंगे। अब एक बच्चा कहता है बहुत होशियार है, वो कहता है सर मुझे एक बात बताओ, हमारे बिजनेस में जो डायरेक्टर्स रेमुनरेशन ले रहे हैं, अब बताओ उन डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन का खर्चा मैं कैसे बांटूं। सिमिलरली कुछ और भी कॉमन खर्चे हो सकते हैं। ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनका डिवीजन पूछने पर आपको तकलीफ हो जाएगी, आपकी शक्ल लाल हो जाएगी कि सर इसका क्या बेनिफिट मैं बताऊं, किसको कितना मिला, है ना। आपके बिजनेस में ऑडिटर्स हैं, आपके बिजनेस में कुछ अकाउंटिंग करने के खर्चे होते हैं। अब सर इनको हम कैसे बांटें, हमें इनकी रेशो पता नहीं चल रही। तो कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जिन्हें डिवाइड करना बेवकूफी होगी। तो ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिविजिबल, उनकी वजह से आप परेशान ना हो। इसीलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहती है गगन लास्ट में ना एक जनरल P&L अकाउंट बनाना और जितने खर्चे बांट सको बांट लेना। खर्चे बांटने के बाद जो भी आपके नेट प्रॉफिट्स निकल के आए डिपार्टमेंट A, B, C के, वो इकट्ठे कर लेना। और जितने भी ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस हों जो डिविजिबल ना हो पाए
उन्हें अपने जनरल P&L के अंदर डेबिट कर देना और फिर यहां से जो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आए वो निकाल लेना। वापस चलते हैं और मैं आपको फिर से बताता हूं कि बेटे डिपार्टमेंटल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट बनेंगे। बोलो कौन कौन सा? डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट का P&L अकाउंट और डिपार्टमेंट का जनरल P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। P&L अकाउंट बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। छोटी सी दिक्कत आएगी, कॉमन खर्चा होगा, डिवाइड कर देंगे। सर एक खर्चा ऐसा है कि मेरे लॉजिक काम करने बंद कर रहे हैं तो उनको जनरल P&L में डाल देना। यानी जनरल P&L की बनाने के 2 रीजन होते हैं, जिसमें से एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्वेश्चन में ऐसा खर्चा दिया हुआ है जो डिविजिबल नहीं है, तो हम उसको जनरल P&L में डालेंगे। आइए जी पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन और जनरल नेचर विच कैन नॉट बी अपोर्शनड ऑन सुटेबल बेसिस shall be transferred और shown in the general P&L account। तो आपका एक कारण पता लग गया जनरल P&L बनाने का, कि कुछ कॉमन खर्चे अपोर्शन नहीं हो पा रही। सर ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने एक एग्जाम्पल दिया डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर्स की फी। अगर आप ये नहीं जानते तो अपने ऊपर वो मत लेना, कोई भार मत लेना, क्योंकि अगले सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स में डायरेक्टर फीस और रेम्यूनरेशन की बातें हो सकती हैं। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ये जरूर आप जानते होंगे, क्योंकि आप कॉलेज के बच्चे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सीए कर रहे होंगे या आपके दोस्त कर रहे होंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी बड़ी संस्थाओं में बुक्स को इंस्पेक्शन करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनके खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। जनरल मैनेजर की सैलरीज, लॉसेज ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, कोई इंटरेस्ट चार्जेस, बिजनेस लिया हुआ है, बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है, उस लोन से बिजनेस चल रहा है, तो कॉमन इंटरेस्ट चार्जेस हैं, ये सब आप डिवाइड करने की कोशिश ना करें, इन्हें आप जनरल P&L में डाल दें। सिमिलरली हमारी कुछ इनकम्स होती हैं जिसे हम अपोर्शन नहीं कर पा रहे होंगे, उन्हें भी हम जनरल P&L में दिखा देंगे, जैसे शेयर ट्रांसफर फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। काश कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने ही पार्ट तक स्टिक रहती तो हमारा डिपार्टमेंटल चैप्टर जन्नत हो जाता। लेकिन आज मैं आपको इतने की प्रैक्टिस करवाऊंगा और कल से मैं आपको, वो कहते हैं ना कि अगर तैरना सीखना है तो ज़रा गहराई में जाना पड़ेगा, तो कल की क्लासेस में मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट के झटकों को शुरू करूंगा। अभी फोकस कहां पर? कॉमन एक्सपेंसेस के अपोर्शनमेंट पर। आइए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रीसेंट एग्जामिनेशन में ऐड हुआ है चैप्टर, तो 2019 में ये पहली बार एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना में ओपन बुक एग्जाम हो गए और ओपन बुक एग्जाम में 1-2 एग्जाम ऐसे ही चले गए। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2023 से जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उनमें आपको डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है पास्ट रिकॉर्ड में, वो कितना सिंपल था, क्योंकि उस समय 3 मार्क्स का आता था, लेकिन अब पूरा 8 मार्क्स का, 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अ कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स फॉर विच डिटेल्स आर गिवन बिलो। वो कह रहे देखो गगन 3 डिपार्टमेंट हैं, ए बी और सी। फ्लोर एरिया, अब सर फ्लोर एरिया कोई ट्रेडिंग P&L की आइटम नहीं है, ये बेसिस है। तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिमाग तैयार कर लो कि हाँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप जानो। तो फ्लोर एरिया का ट्रेडिंग P&L से मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे एलोकेशन के काम आ सकता है। सेल्स ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये भी हमारे एलोकेशन के काम आ सकते हैं। वो कह रहे गगन हमें आपसे ट्रेडिंग P&L नहीं चाहिए, आपने एलोकेट करना है फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू द 3 डिपार्टमेंट्स। अब देखो यूनिवर्सिटी वाले आपके मार्क्स काटते हैं, अगर आप उनसे पूछो कि सर एलोकेट क्या सही वर्ड है, आपको लिखना चाहिए था अपोर्शन, आपको लिखना चाहिए था डिवाइड फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू 3 डिपार्टमेंट, तो वो सही लैंग्वेज होती। एलोकेट का तो मतलब होता है कि भाई साहब अलग करके पहले से ही दिए जा चुके हैं, सेपरेटेड हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी इंग्लिश तो ज्यादा ही कमजोर है। अच्छा सर, अच्छा आगे चलते हैं। हमने खर्चों का डिवीजन करना है। वो कह रहे गगन बताओ ये रेंट था, 3 डिपार्टमेंट थे ABC, आप ही बताओ रेंट का एलोकेशन आप
किस बेसिस पे करोगे? सर रेंट दिया जाता है स्पेस का, और स्पेस से जुड़ा हुआ है फ्लोर एरिया, तो आप कहोगे गगन सर फ्लोर एरिया की रेशियो में डिवाइड कर दो। तो हमने पहला कॉलम बनाया एक्सपेंस का नाम, फिर हमने आपको बताया बेसिस, ठीक है। फिर उस बेसिस से हम एक रेशो तैयार करेंगे, फिर जो हमारा खर्चा आएगा उसे एबीसी में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमने खर्चा उठाया रेंट का, बिल्कुल ठीक। अब आपने मुझे बताया, बना हुआ है, फोकस यहां रखिए, बताइए कौन से बेसिस को आप यूज करेंगे? तो बेसिस होगा फ्लोर एरिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है फ्लोर एरिया में? नहीं सर। अब सर फ्लोर एरिया में मुझे 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? आपको पहले इनकी रेशो निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ 20, 30 और 50 इसकी रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं? इसको आप जितना ज्यादा छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए। रेशो बन गई 2:3:5। तो आपने रेशो भी निकाल ली, सेकंड काम भी हो गया सर, रेशो निकल गई। अब तीसरा काम है सर, इसको रेशो में डिवाइड कर दो। तो आपने 12th क्लास में बहुत पार्टनरशिप पढ़ी है, मुझसे मत पूछना सर इसकी रेशो कैसे आएगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं कहते हैं हम पूछेंगे। तो ए का शेयर है 2/10, यानी 80,000 इंटू 2/10, 80,000 इंटू 3/10, 80,000 इंटू 5/10। ये मैं सिर्फ रेंट का बता रहा हूं। तो 80,000 को पहले 10 से डिवाइड करूंगा, 8,000 आएगा, 8 2 16, 8 3 24 और 8 5 40। तो ये लीजिए, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको एलोकेट कर पाएंगे, अपोर्शन कर पाएंगे। बोलिए। टू सेव द टाइम, कि मेरा लिखने का टाइम बच जाए, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। अच्छा सर, दूसरा खर्चा कौन सा है? अब दूसरा खर्चा हुआ सर लाइटनिंग का। मैंने आपको बताया था लाइटनिंग के लिए हम लेते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, याद है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। लेकिन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स की जानकारी अगर ना हो तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं फ्लोर एरिया। बोलो हाँ। तो क्योंकि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हमें नहीं दिए तो हम फ्लोर एरिया यूज करेंगे। तो कितना सिंपल हो गया, सेकंड वाला भी फ्लोर एरिया यूज होगा। रेशियो वही 2:3:5 होगी। डिवीजन करने का तरीका बता दिया, 2/10, 3/10, 5/10 करके देखिएगा और बैच कीजिएगा कि आपका आंसर सिमिलर आया नहीं आया। नेक्स्ट आ गया सेलिंग एक्सपेंसेस। साफ साफ बता रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस से क्या बेनिफिट मिला होगा? सेल्स का बेनिफिट मिला होगा। तो सेल्स रेशियो लीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बोलो क्या रेशियो बनी? 1:2:3। तो यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमारी सेल्स रेशियो आएगी और 1:2:3 रेशियो आएगी। 42,000 को 1:2:3 में बांटना है, और मैं उम्मीद करता हूं आप एक्सपर्ट हैं। 1/6, 2/6, 3/6। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब सर लेबर वेलफेयर की बात हो रही है तो लेबर को हम देते हैं वेजिस, तो वेजिस क्वेश्चन में कहीं दी नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए, तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर बांट देंगे। सर अगर वेजिस दी हुई होती तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सूटेबल लगे यूज करना, उसका नोट दे देना, ठीक है। इसलिए कभी अकाउंटिंग में इतनी जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत किया करो कि मेरा आंसर बुक से नहीं मिला। लेबर वेलफेयर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारे पास 100, 120, 150। तो सबको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये हो गया 10:12:15। अब ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो रेशियो 10, 12 और 15 यही बनेगी। तो टोटल हो गया 37। तो ये आप 18,500 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना। कितना इजी था? ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ इस बात की है कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस इस चैप्टर का सबसे सिंप्लीफाइड पार्ट है। कभी अपने मन में ये डाउट मत ले आना कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर आपने रियल में डिपार्टमेंट को जाना नहीं। आइए जी,
अब हम चलते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके देखते हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस पर और ज्यादा बातें करें। तो सीए एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी आते नहीं है, तो मैंने एक आधे क्वेश्चन को ना मॉडिफाई करके आपके लिए बना दिया। ये क्वेश्चन रियली में एक भयानक एडजस्टमेंट के साथ दोबारा आएगा, तो मैंने वो एडजस्टमेंट हटा के एक सिंप्लीफाइड पार्ट आपके लिए बना दिया। तो कुछ बच्चों को लगेगा सर आगे चल के ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बेटे उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट पी एंड क्यू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वो कह रहा है गगन डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पी एंड एल बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा खर्चा मिल जाए जो बट ना सकता हो तो हम जनरल पी एंड एल भी बना देंगे। तो जनरल पी एंड एल इस क्वेश्चन में बन नहीं पाएगा, पर मन में घबराहट मत लाना कि सर ये तो बना नहीं, बहुत सिंपल होता है। अब देखिए वो कह रहा है गगन ओपनिंग स्टॉक मैं बताऊंगा डिपार्टमेंट पी का और क्यू का, परचेजेस भी अलग अलग बताऊंगा, वेजेस भी अलग अलग बताऊंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी अलग अलग बताऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक भी बताऊंगा, सेल्स भी बताऊंगा और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी बताऊंगा। ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये पी एंड एल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, पी एंड एल में जाएगा, अलग अलग दिया हुआ है। इसे हम बोलते हैं ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, ये पहले से ही सेपरेटेड है, अलग से ही एलोकेटेड है। तो आइए इन सभी को हम पी एंड एल के फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रॉ कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, ड्रॉ कीजिए पी एंड एल अकाउंट, और ये जो आइटम्स हैं इसको वहां पे ट्रांसफर कीजिए और फिर मेरे साथ मिलिए ब्रेक के बाद। चलिए जी ब्रेक हो गई ओवर। मैंने तो इनको लिख लिया है, आपने लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता। ये देखिए जो फिगर वहां दी हुई थी जहां तक थी वो बहुत सिंपल थी, मैंने समय बचा के यहां पे डाल दी। आइए हम ये टोटल करते हैं, ये कितना हो गया 35 लैक्स, ये हो गया 35 लैक्स, और इसमें से हमने माइनस किया 25 लैख, तो यानी कि ये हो गया 10 लैख, यानी ए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10 लैख। बी का टोटल है 16,80,000, और इसे माइनस करेंगे तो यहां आएगा 20,000, 6,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये हमारा जीपीआर है 10 लाख और 6,20,000। हमारे पास सर ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी था 10,000 और 140, वो मैंने नहीं लिखा। ट्रेवलिंग था हमारे पास ऑलरेडी बटा हुआ है 10,000 और 140, कोई दिक्कत नहीं, यहां से दो इधर डाल दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20 और 16, 20,000 और 16,000। वो डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रिंटिंग कराते होंगे, अपना बैग प्रिंट कराते हैं, जो मर्जी कराते हैं, हमें अलग से दिया हुआ है, हमारा काम आसान हो गया। अब आया सर मेरे पास सैलरीज। बच्चा कह रहा है सर वो जो चार्ट आपने पढ़ाया था उसमें सैलरीज वर्ड कहीं था नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, नीचे पढ़ लो पहले। नीचे वो बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को अपोर्शन करना टर्नओवर की रेशो में, यानी वो कह रहे गगन एडवर्टीजमेंट को सेल्स की रेशो में डिवाइड करना। मैंने कहा वो क्वेश्चन ना भी बताता तो भी मैं सेल्स रेशो लेता। धन्यवाद बताने के लिए, धन्यवाद। फिर वो कहते हैं गगन सैलरीज जो है ना 2:1 की रेशो में लेना, यानी सैलरीज को बांटने में कठिनाई आएगी आपको, तो वो बता देगा। वो कह रहे गगन इसको 2:1 में बांट लेना। अब सर अगला नाम देखो जनरल एक्सपेंस, भगवान जाने किस बेसिस पर बांटू। तो अगर क्वेश्चन कुछ बताएगा तो वो लेंगे, नहीं बताएगा तो जो आपकी बुद्धि लगाए वो ले लेना, नहीं तो आपका मन करे तो आप जा करके इसको जनरल पीएनएल में डाल देना। लेकिन हम इसे जनरल पीएनएल में डालने की सलाह देते नहीं, जनरल एक्सपेंस को किसी कॉमन बेसिस पर हम बांट लेंगे, सेल्स रेशो में बांट लेंगे, कुछ नहीं कहेगा तो ठीक है। वो कहते हैं गगन जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 3:1। लो जी इसमें भी वो बता रहा है कि 3:1 में बांट देना।
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% ऑन द मशीनरी वैल्यू ऑफ 48,000, यानी पहले 48,000 का 25% निकालो तब डेप्रिसिएशन आएगा, तो डेप्रिसिएशन आएगा 12,000। तो ये अमाउंट यहां नहीं दिया हुआ था, ये आएगा 12,000। फिर वो कह रहे हैं गगन डेप्रिसिएशन को 1:3 रेशो में बांटना। मैंने कहा भाई या तो मशीन की वैल्यू बता दो डिपार्टमेंट ए बी की कितनी है, मैं रेशो निकाल लूंगा। वो कह रहे गगन छोड़ो क्या तकलीफ करोगे, मैं बता रहा हूँ 1:3 में बांट देना, यानी इसे 1:3 में बांट देना। आइए जी, सैलरीज, सैलरीज की रेशो बताई गई थी बांटने के लिए 2:1। अमाउंट था 2,70,000, तो 2,70,000 को 2:1 मतलब 3 पार्ट कीजिए 90,000, यानी एक आएगा 1,80,000 और बी का आएगा 90,000। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर समझ में क्यों नहीं आएगा, लीजिए हो गया। एडवर्टीजमेंट को सेल्स की रेशो में बांटना है और सेल्स की रेशो थी 23 और 15, तो सेल्स की रेशो होगी 23 और 15, 23 + 15 38, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 38 इंटू में 23, 54,474, 54,474 हमने रेशियो ली है सेल्स की 23 और 15, 23:50। सर हम बाउंड नहीं है कि ये रेशियो लिखने के, लेकिन हम फिर भी रेशियो लिख रहे हैं। ये आ गया 35,526। इन दोनों को टोटल करके चेक कर लेंगे कहीं हमारे डेसिमल या किसी और चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस बांटने इन द रेशियो ऑफ 3:1, जनरल एक्सपेंसेस 3:1, तो ये 6 लाख आ जाएंगे, ये 2 लाख आ जाएंगे। डेप्रीसिएशन हमारा 12,000 का था, उसकी रेशियो थी 1:3, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो ये आएगा 3,000 और 9,000। लीजिए सर कोई और खर्चा हमारे पास बचा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें जनरल P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी उस क्वेश्चन में बनाएंगे। आइए जी, ये होगा कितना 10 लाख और 6,20,000, 10 लाख 6,20,000, तो 10 लाख माइनस 30,000 एक, 1,80,000 एक, 6,03,000 एक और 5,4,474 ये माइनस करेंगे तो 1,32,526, 1,32,526, 6,20,000 माइनस 1,40,000 माइनस 16,000 माइनस 90,000 माइनस 3,5,526 माइनस 2 लाख और माइनस 9,000, 1,29,474। बोलिए सिंपल है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आइए जी यहां पर ना हमारे आंसर में एक एरर है, इसे कीजिए 1,32,526, यही था ना 132,520, बिल्कुल ठीक। करेक्शन कर लीजिए, मैं इसको आपके असाइनमेंट में करेक्ट कर दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स डेल्टा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स X, Y and Z. ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड एज फॉलोज। ओपनिंग स्टॉक पहले से ही एलोकेट कर रखा है, परचेजेस पहले से ही एलोकेट कर रखी हैं, डेटर्स एट द एंड मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा और ट्रेडिंग P&L में ये आता नहीं है, सेल्स मुझे दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दी हुई है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर दी हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन होगा जिसके लिए बेसिस दिया है, फ्लोर एरिया हमें दिया हुआ है रेंट के लिए
और बिल्डिंग से जुड़े हुए खर्चों के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की डिवीजन के लिए। ये सारे खर्चे तो हमें अलग से पहले ही दिए हुए हैं। इसके सिवाय हमें कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है जिसे हम परचेजेस की रेशो में डिवाइड कर देंगे। कैरिज आउटवर्ड दिया हुआ है जिसे हम सेल्स की रेशो में डिवाइड करेंगे। सैलरीज के बारे में अभी कोई ओपिनियन नहीं बनाई, लेकिन कुछ नहीं होगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिवाइड कर देंगे। एडवर्टीजमेंट से जनरेट होती है सेल्स। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमें किस पर मिलता है? सेल्स के ऊपर मिलता है। फिर आ जाती है सर हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो जाएगा फ्लोर एरिया के बेस पर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये लेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर के बेस पर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए हुए हैं उसके बेसिस पर। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर। बताइए जी, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे या ये भी मैं बना दूं? बोलिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी पहले मैं जो कॉमन दिया हुआ है उसको बांट करके फिर आपसे मिलता हूं, बना ही देता हूं। कितना समय लगेगा? अब क्या करें जी? अब सर जो हमारे सेपरेट सेपरेट अमाउंट दिए हुए थे वो हमने डाल दिए। अब हमने कैरिज इनवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैरिज इनवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ परचेज। इन द रेशियो ऑफ परचेज हम कैसे निकालेंगे? 66, 44 और 22। अब इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा कर दीजिए। ये हुआ 1:2:3, यानी सर इसे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 6, 250। इसका मतलब कैरिज इनवर्ड को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो यहां लिखूं 250, यहां लिखूं 500 और यहां लिखूं 750। आइए जी जीपी निकालते हैं। अब ये वाला कैलकुलेटर यूज करूंगा, वर्चुअल तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो मैं तो फिजिकल यूज कर लेता हूँ। 1,12,500 माइनस 18,000 माइनस 66,000 और माइनस 750। जीपी आ गया 27,750। वाई का निकालते हैं। 76,250 माइनस 66,000 और माइनस 500, या तो 9,750। मुझे गड़बड़ लग रही है। 76,250 माइनस 12,000 और माइनस 44,000, 56 आना चाहिए था, यस, और माइनस 500, 19,750। आई एम सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी। 19,750। ये एक अकाउंटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जल्दबाजी में अगर कोई मिस्टेक कर देंगे तो उसका इफेक्ट आगे चला जाता है। 55,500 माइनस 32,000 और माइनस 250, 23,250। तो ये हो गया 19,750, 23,250। अब यहां पर लेना है कैरिज आउटवर्ड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। सेल्स की रेशियो है 900:675:450। जरा डिवाइड करके बताइए रेशियो कितनी आ रही है, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो बेटे ये मेरे पास काटने के बाद 2, 3 और 4, ये 4:3:2 की रेशियो बन रही है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं ना। सेल्स की रेशियो आ गई 4:3:2, 4, 3, 7 एंड 2, 9। तो 2,700
डिवाइडेड बाय 9, एक पार्ट की होगी 300, तो यहां लिखूंगा कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, एक पार्ट की हुई थी 300, है ना, तो 3 टू ज़ा 600, 3 3 ज़ा 900 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सैलरीज। सैलरीज को हमने लेना है ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि हमें वेजेस वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बेस लेके चलेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया 25:20:15, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 9 एंड 3 12, तो ये 2000 हो गया। 10,000, 8,000 और 6,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सेल्स, सेल्स की रेशियो थी 4:3:2, तो कैरिज आउटवर्ड वाला सेम अमाउंट आ जाएगा, जो कैरिज आउटवर्ड का था वही सेम अमाउंट लिख देता हूं क्योंकि अमाउंट हमारे पास इसका सेम है और रेशियो भी हमारे पास इसकी सेम है। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स की रेशियो में जाएगा 4:3:2। 2250 डिवाइडेड बाई 9, ओ सॉरी 2250 डिवाइडेड बाई 9, 250, 250 इंटू 2, 500, 750, 1000। उसके बाद आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, और परचेज की रेशियो आई थी हमारी 3:2:1, तो 3 2 5 एंड 1 6, 1800, 1800 है तो ये आएगा 300, 600 और 900। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया क्या था सर, फ्लोर एरिया था 1500 इस टू 1250 इस टू 1000, तो 250 इसके बीच में कॉमन है, 4 5 और 6, 6:5:4, टोटल है 7500, तो 500, ये हो गया 3000, 2500 और 2000 टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आगे आपने चलना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बताइए, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हमारा था 12,000, नहीं 12,000 कैसे था, 1000, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1000, वैल्यू ऑफ फर्नीचर 2:2:1, 2:2:1, ये हो गया 400, 400 और 200। इलेक्ट्रिसिटी, जितने यूनिट्स कंज्यूम किए उसके बेसिस पर बांट दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं हमारे 300, 200 और 100, यानी 3 2 और 1, 3 2 5 एंड 1 6, 500,
तो ये हो गया 1500, 1500। लेबर, लेबर वेलफेयर को हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशियो में बांटना है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हमारे पास जो रेशियो आई थी वो आई थी 5:4:3। तो ये 1800 और 600, 1000 रुपीज, 800 रुपीज और 600 रुपीज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गगन प्रिपेयर करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो एक यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डालना बाकी है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डलेगा 15% ऑन द वैल्यू ऑफ डेटर्स। तो सीधा डेटर्स का 15% निकालेंगे। तो पहला है 7500, ये हो गया 1125। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 1125। 1125। दूसरे थे हमारे 5000, तो ये होगा 15% होगा 750। और तीसरे हैं हमारे डेटर्स एट द एंड 5000, तो इसका भी हो गया हमारा कितना 750। ओके। और ये फिर हमारे पास में बन गया। इसका अब आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। और यहां पर भी कोई ऐसा कॉमन खर्चा नहीं बचा जो ना बट पाए, इसलिए हम इसे वहां नहीं डालेंगे, जनरल पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाएंगे। एक जो है ना करेक्शन यहां पर कर लेते हैं कि ये जो है ये 5% होना चाहिए, 15% नहीं। तो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो 1125 डिवाइडेड बाई 375, इसे एक बार करेक्ट कर लीजिए और इसे 5% कर दीजिए। ये होगा 250 और ये भी होगा 250। ठीक है। तो ये आप इसका नेट प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। और यहां पर हमने अपने असाइनमेंट को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो दिए हुए हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। मुझे बताओ आज की क्लास में आप कौन सा कंसेप्ट मेरे साथ सीख रहे हैं? आज आप मेरे साथ सीख रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। और कॉमन एक्सपेंसेस के अप्रोप्रिएशन के मैंने आपको 1 2 3 तीन क्वेश्चंस करवाए हैं। और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसमें एक अगला सेक्शन आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से। आप आगे चलेंगे तो लास्ट में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये रहे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नंबर या प्रैक्टिस नंबर 1 जो है ये आपके पास होमवर्क रहने वाली है। एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस की ये एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सॉरी, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस, ये आपकी होमवर्क हो गई। आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से डिपार्टमेंट का मेन जो पार्ट है, मेन जो एडजस्टमेंट है जिसके लिए डिपार्टमेंट अकाउंटिंग जाना जाता है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस आपको बढ़िया से समझ में आ गई। बाकी आपके पास जो भी बुक हो
उससे आप प्रैक्टिस करना चाहें कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो ले लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।